नमस्कार, मैं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। बिहार झारखंड की जो कि है राजनीतिक समीकरण काफी रोचक हो चले हैं। इंडी गठबंधन में तालमेल की कमी और चुनावी मुद्दों पर कंफ्यूजन इस बार एनडीए को उत्साहित तो कर रही है, लेकिन ये उत्साह सीटों में कितना तब्दील हो सकेगा, इन तमाम समीकरणों पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से चर्चा की पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड हेड संजय समर जी ने। तो आप भी देखिए एक्सक्लूसिव चर्चा। नमस्कार, मैं हूं संजय समर। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और झारखंड में आए हुए हैं। तो पब्लिक फर्स्ट में आपका बहुत स्वागत है गुरु प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। गुरु प्रकाश जी से हम जानेंगे कि विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहा है उसका इनके पास क्या जवाब है, कैसे ये बात करते हैं। तो सबसे पहला, विपक्ष कह रहा है कि अगर इस बार 400 पार आप हो गए या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो संविधान पर सबसे पहला हमला होगा और हमारे अधिकारों का हनन होगा। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है इस रांची की पावन धरती पे 2 दिन पहले इंडिया अलायंस के लोगों का जमावड़ा लगा था और हर चुनाव के पहले 2019 हो 2014 हो, इन लोगों का कैसेट फंस जाता है। पिछले चुनाव में इनका कैसेट फंसा था रफाल के ऊपर, इस चुनाव में इनका कैसेट फंसा है संविधान के ऊपर। और ये कितना दुर्भाग्य है कि बिहार झारखंड लोकतंत्र की भूमि है, चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है और ये इंडिया अलायंस के लोग जो लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, इस इंडिया अलायंस की उलगुलान रैली में जिस प्रकार से मारपीट, कुर्सी फेंका फेंकी हुई है, अशोभनीय अमर्यादित भाषाओं का उपयोग हुआ है, मुझे लगता है रैली में, लोकतंत्र के पर्व में इस प्रकार का दुस्साहस, इस प्रकार का आज से पहले हम लोगों ने नहीं देखा था। तो जो लोग संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं वो लोकतंत्र की गरिमा को अपने रैली में बचा के नहीं रख पाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नहीं, हम इस पर आगे बढ़ते चले। जैसे वो लोग कह रहे हैं कि संविधान में बदलाव हो जाएगा और आने वाले कई सालों तक अब चुनाव नहीं होंगे। हम मुद्दे पर बात करें। मैं मुद्दे पे ही आ रहा था। संविधान और लोकतंत्र का एक बुनियादी संबंध होता है। लोकतंत्र की परिकल्पना संविधान के 4 दायरे में ही की जाती है। तो संविधान में संशोधन का प्रावधान, संविधान में आज तक बदलाव तो होते रहा है। वही मैं कह रहा हूं आपको। संविधान के हमारे 75 वर्ष होने वाले हैं। संविधान के 75 वर्ष होने वाले हैं और संविधान में 100 से ऊपर संशोधन हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दर्शकों के सामने ये विचार रखना चाहता हूं कि 106 संशोधन में से 80% से अधिक बार संशोधन कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। सुविधा अनुसार बदलाव होता है। सुविधा अनुसार बदलाव होता है। तो संविधान के मूल चरित्र का बदलाव आपकी जानकारी में होगा। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जहां पे सेक्युलर की एंट्री होती है, न्यायपालिका के शक्तियों को कम करने का प्रयास किया जाता है। तो वो लोकतंत्र का हनन था। तो जिन्होंने आपातकाल लगाया, जिन्होंने 80% से अधिक बार संविधान का संशोधन किया, और यही नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने उनको अपमानित किया, जिन्होंने उनके देहांत के 4 दशक बाद तक उनको भारत रत्न देने लायक नहीं समझा। और मुझे लगता है कि देश की जनता को पता है, पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाना है और संविधान के आदर्शों को, मूल्यों को, उस पर हमें चर्चा करनी है। इसकी शुरुआत कब होती है? जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं। आपके लिए संविधान क्या है? आपके लिए संविधान की परिभाषा परिवार पे शुरू, परिवार पे खत्म। तो मुझे लगता है ये उनका भ्रमित करने का, संविधान को एक राजनीतिक हथकंडा, राजनीतिक हथियार के रूप में दुरुपयोग करने का एक शिगुफा है जो लोगों के सामने स्पष्ट हो चुका है। दूसरा प्रश्न हमारा ये होगा, जैसे विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी चरम पर है और रोजगार के प्रति एनडीए गठबंधन गंभीर नहीं है। देखिए, मैं रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते इस बात को मैं विधिवत कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, और पहले भी कई बार कहा है। 1947 से लेकर के आज तक 75 वर्षों की हमारी यात्रा में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे उपलब्धियां प्राप्त की हैं। हम चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे हैं और हम स्वीकार करते हैं, मुद्दा गरीबी का हो, मुद्दा बेरोजगारी का हो, मुद्दा महंगाई का हो, ये मुद्दे हैं। लेकिन काम किसने किया है?
पिछले 10 वर्षों में नीति आयोग का आंकड़ा उठा के देखिए। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से अधिक लोग मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बेरोजगारी की बात करते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगी। यूपीए के 10 वर्षों का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एनडीए के 10 वर्षों का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसकी तुलना करके देखेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ईपीएफओ का आंकड़ा बताता है कि 6 करोड़ से अधिक नौकरियां फॉर्मल सेक्टर में क्रिएट हुए हैं। एनसीएससी का आंकड़ा बताता है कि पिछले ही साल लगभग 1.25 करोड़ की नौकरियां आई हैं। मुद्रा लोन के माध्यम से 55 करोड़ लोग स्वरोजगार में आते हैं। हम जहां 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुए हैं। जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी थे ग्लोबली, आज हम टॉप 5 इकोनॉमी में आए हैं। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। जो एक आर्थिक छुआछूत था हमारे देश में, फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाते खुले हैं। आयुष्मान के माध्यम से हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। तो मुझे लगता है मुद्दे हैं, उन मुद्दे पे सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई, इसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और यूपी के ट्रैक रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से अंतर है। और इस कारण हमें आत्मविश्वास है कि जनता का जनादेश जन आशीर्वाद के रूप में हमें बार बार प्राप्त होता है और इस बार भी प्राप्त होगा। झारखंड और बिहार को लेकर के देखें तो 10 वर्ष की मोदी सरकार एक फैक्ट्री तक नहीं खोल पाई, ये बात तेजस्वी कहते हैं। जबकि बिहार में सालों साल से भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार है। झारखंड में भी सबसे ज़्यादा शासन भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। तो फिर यहाँ के रोजगार के लिए क्या सोच पा रहे हैं? देखिए, आप भी खुद बिहार से हैं। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बिहार और झारखंड ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय के बहुत करीब के क्षेत्र हैं। आपने झारखंड की चर्चा की, पिछले ही वर्ष हमने देखा है कि दशकों से, सालों से बंद हुआ सिंदरी का कारखाना, किसी को कोई चिंता नहीं थी। उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग सशक्त हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, कोई भी क्षेत्र में यदि कोई विकास का कार्यक्रम होता है तो एक इकोसिस्टम, एक वायुमंडल बनता है। उसके माध्यम से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होती है, लोग वहां पे दुकान लगाते हैं। तो तमाम चीजों से, जमशेदपुर रांची जाना पहले आपके कितना समय लगता था आपको? तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्स हो, एयरपोर्ट की बात हो, आज देवघर में दिल्ली से डायरेक्ट एयरपोर्ट, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो तमाम एयरपोर्ट हो, एम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार हो। बिहार और झारखंड हमारे लिए, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत के लिए विकसित बिहार। तो ये थी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से स्पेशल चर्चा। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।